ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी शिवराम हरि राजगुरु का। उसे ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक देखें सितम की इंतहा क्या है। जोश व जुनून से लबरेज वो दीवाने थे आजादी के, जिनकी रगों में लहू नहीं ज्वालामुखी धधकता था। गुलामी के विरुद्ध उनकी जिद जब भी लिखती इनकलाब ही लिखती। ब्रिटिश सत्ता के बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए भगत सिंह के जरिए जिस क्रांतिकारी संगठन ने जोर का धमाका किया था, उसी संगठन से जुड़े थे सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी राजगुरु, जिन्होंने इस संगठन के साथ मात्र 4 साल का सक्रिय जीवन पाया, लेकिन ये ही 4 साल उन्हें अमर कर गए। शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त सन 1908 को पूना जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता श्री हरि नारायण का निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मां और भाई ने किया। राजगुरु को कसरत का बहुत शौक था। वे हिंदू धर्म ग्रंथों और वेदों के अध्ययन में भी विशेष रुचि रखते थे। वीर शिवाजी और बाल गंगाधर तिलक से वो अत्यंत प्रभावित थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने 11 साल के राजगुरु को हिला कर रख दिया था और भारत की गुलामी उन्हें बेचैन करने लगी थी। अंग्रेजी की शिक्षा उनके मन को नहीं भाती थी, सो पढ़ाई में मन नहीं रमता। इसीलिए भाई और भाभी का बहुत तिरस्कार सहना पड़ता था। अंततः तंग आकर उन्होंने घर छोड़ दिया और विद्या अध्ययन और संस्कृत सीखने के लिए वाराणसी आ गए। यही उनके क्रांतिकारी जीवन का प्रस्थान बिंदु था। यहाँ अनेक क्रांतिकारियों से उनका संपर्क हुआ। चंद्रशेखर आजाद से वो इतना अधिक प्रभावित हुए कि उनके संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से तुरंत जुड़ गए। दल की ओर से सबसे पहले शिव वर्मा के साथ मिलकर उन्हें दिल्ली के एक गद्दार साथी को मारने का दायित्व सौंपा गया। दोनों के पास मात्र एक ही रिवॉल्वर थी, इसलिए शिव वर्मा दूसरा रिवॉल्वर लेने लाहौर चले गए। लेकिन राजगुरु के जोश को इतना सब्र कहाँ था। एक शाम मौका पाते ही उन्होंने उस गद्दार को अकेले ही मार गिराया। गोली चलाने के कुछ ही देर बाद वहां पुलिस पहुंच गई। वो 2 बार फंसते फंसते बचे। उन्होंने शहर की तरफ न जाकर रेलवे लाइन के सहारे मथुरा की तरफ का रास्ता पकड़ लिया। वो रेलवे लाइन के किनारे किनारे चले जा रहे थे कि अचानक सर्च लाइट की तेज रोशनी उन पर पड़ी और उसके साथ ही कई तरफ से गोलियां चलने लगीं। राजगुरु तुरंत पेट के बल लेट गए और रेंगकर एक नाली में छिप गए। फिर वहां से उसी तरह रेंगते हुए पास के खेतों में चले गए। खेत में पानी भरा हुआ था। कोई रास्ता न देखकर वो उसी पानी में लेट गए। ऊपर सर्च लाइट नाच रही थी और राजगुरु सांस रोके खेत में पड़े रहे। कभी कभी राइफल की गोली हवा को चीरती हुई इधर से उधर निकल जाती और फिर सन्नाटा छा जाता। थोड़ी देर बाद पुलिस के बूटों की आवाज और सिपाहियों की बातचीत उन्हें सुनाई देने लगी। वो लोग आसपास के सूखे खेतों में उनकी तलाश कर रहे थे। जाड़े की उस ठिठुरती रात में कोई पानी के अंदर भी लेट सकता है, इसका पुलिस को अनुमान नहीं था। काफी देर बाद चारों ओर सन्नाटा हो जाने पर राजगुरु बाहर निकले। कीचड़ और पानी से तर उनका शरीर एकदम सुन्न हो रहा था। उसी हालत में रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलते हुए उन्होंने 2 स्टेशन पार किए, तब मथुरा की गाड़ी मिली। मथुरा पहुंचकर उन्होंने जमुना में कपड़े धोए, उन्हें रेत पर सुखाया और लंगोट बांधे धूप में बहुत देर तक पड़े रहे। इतनी कठिन परिस्थितियों को सहकर अपनी सूझबूझ से वो सही सलामत कानपुर पहुंचे। इस घटना के बाद उनकी योग्यता, निष्ठा, साहस और दृढ़ संकल्प के प्रति दल आश्वस्त हो गया। सरफरोशी की तमन्ना
यारे राहे मोहब्बत रहना जाना राह में, लज़्ज़ते सहराना वर्दी, लज़्ज़ते सहराना वर्दी, दूरी ये मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्नाए शहादत, क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। इस क्रांतिकारी दल से जुड़ने के बाद राजगुरु के जीवन को न केवल एक दिशा मिली, एक लक्ष्य मिला, बल्कि क्रांतिकारी साथियों के रूप में उन्हें जैसे एक अत्यंत स्नेहिल परिवार मिल गया, जिसके लिए वो बचपन से तरस रहे थे। एक तरफ भगत सिंह, सुखदेव, जतिन दास आदि से उनकी अत्यंत आत्मीयता थी, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें बड़े भाई सा प्रेम दिया, निशानेबाजी सिखाई और बहुत जल्द वो एक कुशल निशानेबाज बन गए। राजगुरु को दल में रघुनाथ के छद्म नाम से पुकारा जाता था। शुरू में उन्होंने दल की ओर से घूम घूम कर लोगों को जंगे आजादी के लिए जागृत किया, लेकिन दिल्ली के गद्दार साथी को मारने की उस घटना में उनकी सूझबूझ और बहादुरी को देखते हुए उन्हें सैंडर्स हत्याकांड में शामिल कर लिया गया। 17 दिसंबर 1928 की तारीख तय हुई। लाहौर के पुलिस कार्यालय के बाहर क्रांतिकारी साथी जय गोपाल को तैनात कर दिया गया। वो अपनी बिगड़ी हुई साइकिल को सुधारने का अभिनय करने लगा। पुलिस कार्यालय के सामने वाली सड़क पर भगत सिंह और राजगुरु खड़े होकर पढ़ाई लिखाई की बातें करने लगे। पुलिस कार्यालय के सामने ही डीएवी कॉलेज था। उसके फाटक की ओट में चंद्रशेखर आजाद अपना माउजर पिस्तौल लिए भगत सिंह और राजगुरु की सुरक्षा में तैनात हो गए कि घटना के बाद अगर किसी ने भगत सिंह और राजगुरु का पीछा किया तो वो उसे मार गिराएंगे। शाम के 5 बज रहे थे। सैंडर्स बाहर निकला और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर उसे स्टार्ट करने लगा। उसे ऐसा करता देख जयगोपाल ने अपनी साइकिल की ठुक-ठुक बंद की और उठकर खड़ा हो गया। ये इशारा था भगत सिंह और राजगुरु के लिए। दोनों के हाथ अपनी जेबों में चले गए। भगत सिंह ने सोचा गोली खाली न जाए, इसलिए बेहतर होगा कि सैंडर्स को और पास आने दिया जाए। लेकिन राजगुरु को भला सब्र कहाँ था। उन्होंने तुरंत पिस्तौल निकाली और गोली दाग दी। उनका निशाना अचूक था। गोली सैंडर्स के माथे पर लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। अब भगत सिंह ने भी 4-6 गोलियां जड़ दीं। गोलियों की आवाज सुनकर एक पुलिस इंस्पेक्टर फर्न बाहर दौड़ा। जब उसने भगत सिंह को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तब राजगुरु की पहलवानी काम आई। उन्होंने अपने दोनों हाथों में इंस्पेक्टर फर्न को ऊपर उठा लिया और पूरी ताकत के साथ जमीन पर पटक दिया। उसके बाद फर्न उठ नहीं सका। अब 3 सिपाही उनकी ओर दौड़े। आजाद ने कड़कती आवाज में गोली मार देने की चेतावनी दी। 2 सिपाही तो लौट गए, लेकिन हवलदार चानन सिंह आगे बढ़ने लगा। आजाद ने उसके पैरों पर गोली चलाई, लेकिन जब लंगड़ाता हुआ भी वो आगे बढ़ने लगा, तब उसे चंद्रशेखर आजाद ने मार गिराया। लाहौर के चप्पे चप्पे में पुलिस छा गई, लेकिन इस नाकेबंदी के बीच भी जिस अनोखे ढंग से ये सभी क्रांतिकारी लाहौर से बाहर निकले, इतिहास का वो पन्ना भी बेहद रोचक है।
भगत सिंह ने एक अंग्रेज अधिकारी का वेश बनाया और भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी अपने 3 वर्षीय पुत्र के साथ भगत सिंह की पत्नी बनकर चल पड़ीं। राजगुरु उनके नौकर बन गए और उधर चंद्रशेखर आजाद ने साधु का वेश बनाया और सभी लोग लाहौर से बाहर हो गए। इस घटना ने ब्रिटिश शासन को हिला कर रख दिया। भगत सिंह ने दल की ओर से चिट्ठी जारी करते हुए कहा, जेपी सैंडर्स मारा गया, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया। आज संसार ने देख लिया कि हिंदुस्तान की जनता निष्प्राण नहीं हो गई है, उनका खून जम नहीं गया। वो अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा सकती है। मेरा रंग दे बसंती चोला माँ रंग दे, बसंती चोला माँ रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माँ रंग दे, बसंती चोला माँ रंग दे। इसी रंग में गांधी जी ने इसी रंग में गांधी जी ने नमक पे धावा बोला, नमक पे धावा बोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माँ रंग दे, बसंती चोला माँ रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माँ रंग दे, बसंती चोला माँ रंग दे। इसी रंग में लाजपत ने इसी रंग में लाजपत ने ठाया आजादी का झोला, ठाया आजादी का झोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माँ रंग दे, बसंती चोला माँ रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माँ रंग दे, बसंती चोला माँ रंग दे। अपने क्रांतिकारी जीवन में राजगुरु अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानते थे भगत सिंह को। ये स्वाधीनता संग्राम में आगे बढ़कर मौत को गले लगाने की प्रतिस्पर्धा थी। यही कारण है कि दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के बाद गिरफ्तारी देने के लिए भगत सिंह के साथ वो स्वयं जाने की जिद पर अड़ गए। आजाद ने उन्हें समझाया कि इसमें बयान देने का सवाल आएगा, तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, गिरफ्तारी के बाद तुम्हें भगत सिंह से अलग कर दिया जाएगा। उन हालात में अगर तुम बम फेंकने के राजनैतिक महत्व को एक अच्छे बयान द्वारा न समझा सके तो केस का सारा महत्व ही खत्म हो जाएगा। इस पर राजगुरु ने दलील दी कि आप भगत सिंह से कहकर मेरे लिए अंग्रेजी में एक बयान लिखवा दीजिए, मैं उसे कॉमा फुल स्टॉप के साथ कंठस्थ कर लूंगा। आप सुन लीजिएगा, अगर एक कॉमा की भी भूल हो जाए तो मुझे मत भेजिएगा। कैसी दीवानगी थी ये। पद, पैसा, प्रतिष्ठा के लिए होड़ तो आम बात है, लेकिन स्वातंत्र्य समर में मौत को गले लगाने की ये होड़ एक ईमानदार क्रांतिकारी के भीतर ही हो सकती थी। बहरहाल बात बनी नहीं और राजगुरु नाराज होकर पूना चले गए।
असेंबली बम कांड में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच नागपुर में राजगुरु की मुलाकात केशव बलिराम हेडगेवार से हुई, जिनके साथ उन्होंने आगे की योजना बनाई। लेकिन इस योजना पर वो चल पाते उसके पहले ही 30 सितंबर सन 1929 को वो पूना में गिरफ्तार हो गए। जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंककर अपनी गिरफ्तारी दी, तो गिरफ्तार हुए सारे क्रांतिकारियों को मुकदमा चलाए जाने के लिए लाहौर में फिर इकट्ठा किया गया। इस प्रकार राजगुरु भगत सिंह से फिर जा मिले। वो इस बात से खुश थे कि शहादत के रास्ते पर अब वो भगत सिंह से पीछे नहीं रहेंगे। जेल में हुई भूख हड़ताल के दौरान जब डॉक्टर ने राजगुरु को दूध पिलाने के लिए गले में नली डाली, तो राजगुरु ने लंबा संघर्ष किया और दूध पेट में न जाकर फेफड़ों में पहुंच गया। उन्हें निमोनिया हो गया। राजगुरु खुश थे कि वो भी यतीन्द्रनाथ दास की तरह अनशन में मृत्यु का वरण कर भगत सिंह से पहले शहीद हो जाएंगे। अनशन से घबराकर सरकार ने क्रांतिकारियों की मांगें मान लीं। हड़ताल स्थगित करने का फैसला हुआ। भगत सिंह ने दूध का गिलास राजगुरु के होठों से लगाते हुए कहा, आगे भागना चाहते थे बच्चू? राजगुरु ने मजाक किया, मैं सोच रहा था पहले जाकर तेरे ठहरने के लिए वहां कोई कमरा बुक करा लूं। बगैर नौकर के अब तुमसे कोई सफर कहाँ हो सकेगा। सैंडर्स को मारने के बाद राजगुरु भगत सिंह के नौकर के रूप में जो लाहौर से बाहर निकले थे, उनका इशारा उसी ओर था। राजगुरु के गाल पर एक हल्की सी चपत देते हुए भगत सिंह ने कहा, अच्छा दूध पियो, वादा करता हूं अब तुमसे सूटकेस कभी नहीं उठवाऊंगा। और दोनों हंस पड़े। हंसी मजाक, शरारत और गीत संगीत से जिंदगी बनाए रखने वाले व्यक्ति थे राजगुरु। लेकिन फांसी की सजा सुनाए जाने से कुछ सप्ताह पहले राजगुरु काफी गंभीर रहने लगे थे। सभी चिंतित हो गए। कुछ को लगा कि मौत को इतना निकट देखकर राजगुरु परेशान हो उठे हैं। एक दिन शाम के धुंधलके में बैरक के बरामदे में जंगलों के पास अकेले बैठे राजगुरु एकटक बाहर की तरफ देख रहे थे। तभी शिव वर्मा उनके पास आए और पूछा, क्या मौत से डर रहे हो या जो कुछ किया है उसका पश्चाताप है? राजगुरु पहले तो मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर कहने लगे, कम से कम तुमसे ऐसे सवाल की आशा नहीं थी। मैं मौत से नहीं डरता, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम लोगों के बीच आने से पहले जीवन के 19 साल मैंने इसी दुनिया में गुजारे थे। मेरी जिंदगी का हर क्षण बोझ था। उस अपमानित जीवन में ये दुनिया मेरे लिए नर्क से भी बदतर थी। फिर इन 3 सालों में ही कौन सा जादू हो गया कि यही दुनिया इतनी हसीन लगने लगी है। तुम लोगों का साथ छोड़कर जाने की सोचने पर दर्द होता है। इस प्यार के 2 क्षण और मिल जाएं, ये कौन नहीं चाहेगा। इस स्वाभाविक इच्छा को क्या मौत से डरना कहोगे? और फिर दोनों के बीच बहुत देर तक खामोशी बहती रही। धीरे धीरे फैसले का दिन आ गया। 7 अक्टूबर सन 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी की कोठरी में राजगुरु का पुराना स्वभाव वापस आ चुका था। मस्ती, मजाक, छेड़खानी और गाने का सिलसिला फिर चल पड़ा। और जब अंतिम दिन 23 मार्च 1931 की शाम को राजगुरु की कोठरी खोली गई, तो बुलंद नारों के साथ उन्होंने दूसरे साथियों को सूचना दे दी कि अब चलने का समय आ गया है। ढलते सूरज की मध्यम रोशनी में राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के साथ जैसे नई दुनिया बसाने के लिए स्वर्ग का द्वार खोलने निकल पड़े। भारत के ऐसे महान सपूत को हमारा शत शत नमन। शहीदों के खून का असर देख लेना, मिटा देंगे जालिम का घर देख
किसी के इशारे के हम मुंतजिर हैं, किसी के इशारे के हम मुंतजिर हैं। बहा देंगे खून की नहर देख लेना, झुका देंगे गर्दन को हम ज़ेरे खंजर, झुका देंगे गर्दन को हम ज़ेरे खंजर। खुशी से कटाएंगे सर देख लेना, जो नरबल को सींचा है ऊने जिगर से, जो नरबल को सींचा है खूने जिगर से, जो होगा बराबर कभी देख लेना, ये वतन का वतन